अब हम लोग बात करेंगे LOS 85B में स्टेप्स इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो देखो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्लानिंग, उसके बाद हम लोग उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जिस तरह हम लोग ने सोचा था कि उसी तरह सब कुछ हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो एक फीडबैक का स्टेप होगा, उसमें हम लोग अपना करेक्शंस करेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि आगे जाके जो नेक्स्ट प्लान सेट ऑफ प्लान्स बने उसमें हम लोग ने जो गलतियां पहले की थी वो गलतियां रिपीट नहीं हो। तो फीडबैक स्टेप में हम लोग ये वाला काम करते हैं एंड देन द प्रोसेस कंटिन्यूज। ठीक है, तो प्लानिंग स्टेप में देखो, प्लानिंग स्टेप में क्या होगा। सबसे पहले द प्लानिंग स्टेप बिगिंस विद एन एनालिसिस ऑफ द इन्वेस्टर्स रिस्क टॉलरेंस, रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स, टाइम होराइजन, टैक्स एक्सपोजर, लिक्विडिटी नीड्स, इनकम नीड्स एंड यूनिक सर्कमस्टेंसेस। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं RRTTLLU। वापस से RRTTLLU। तो सबसे पहला आर हो गया रिस्क टॉलरेंस, सेकेंड आर हो गया रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स, टी हो गया तुम्हारा टाइम होराइजन, सेकेंड टी हो गया तुम्हारा टैक्स एक्सपोजर, एल हो गया तुम्हारा लिक्विडिटी नीड्स, ठीक है, या फिर इनकम नीड्स। एक और जो एल है वो हो गया तुम्हारा लीगल लीगल एस्पेक्ट्स, वो भी यहाँ पे साइड में लिख लेना। एल हो गया तुम्हारा एक और लीगल एस्पेक्ट्स, और साथ साथ यू हो गया यूनिक सर्कमस्टेंसेस और इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस। ठीक है, RRTTLLU। उसके बाद देखो दिस एनालिसिस रिजल्ट्स इन एन आईपीएस। तो अब आईपीएस क्या होता है, अब इस पे थोड़ा अपने बैकग्राउंड लेंगे। अगर सपोज मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, ठीक है, तो और मैं किसी क्लाइंट का फंड संभाल रहा हूँ। अब उस फंड्स का हो सकता है मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूँ, मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूँ, मैं ऑल्टरनेटिव एसेट्स में इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, वो मेरे पे है। बट हाउ डू आई एक्चुअली डिसाइड कि यार इस क्लाइंट का इक्विटी में ज्यादा कर लो, इस क्लाइंट का इक्विटी में कम कर लो, इस क्लाइंट का बॉन्ड में ज्यादा कर लो, इस क्लाइंट का कमोडिटी में ज्यादा कर लो। तो ये सब डिसाइड करने के लिए ना आई नीड टू स्पीक विद द क्लाइंट। एंड व्हाट विल आई डू, व्हाट विल आई स्पीक विद द क्लाइंट अबाउट। मैं ये पूछूंगा कि सर या मैम आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपके हिसाब से आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो, आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो व्हाट आर द गोल्स दैट यू हैव इन माइंड। फॉर एग्जांपल दैट पर्सन इज जस्ट लुकिंग एट अ एनुअल इनकम ऑफ 12 to 15% विद लो रिस्क। ओके, अगर कोई है जो 25-30% का रिस्क का रिटर्न देखने का चाह रहा है एवरी ईयर, तो वो रिस्क उसी हिसाब से लेगा, राइट। तो उसके बेसिस पे कि क्लाइंट का क्या मर्जी है, क्लाइंट का क्या रिस्क टॉलरेंस है। अब देखो अपने बुक पे वापस आ रहे हैं, एनालिसिस ऑफ द इन्वेस्टर्स रिस्क टॉलरेंस। इन्वेस्टर यानी कि क्लाइंट, क्लाइंट का क्या रिस्क टॉलरेंस है, उसको क्या रिटर्न का उसका थॉट है। अगर सपोज वो बोल रहा है मेरे को साल का 50% का रिटर्न दे दो या साल का 30% का रिटर्न दे दो, बट रिस्क कम चाहिए। सो ये है क्या है, थोड़ा इट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो फिर हम लोग को क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि देखो सर या मैम दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर अपने इस तरह से काम करेंगे सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन होप टू अचीव, राइट। वहाँ पे थोड़ा क्लाइंट को अपने को एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि सर दिस और मैम दिस इज द समथिंग दैट हम लोग कर सकते हैं, या दिस इज समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट टू हैपन। व्हाट यू आर आस्किंग इट माइट हैपन, बट उसका अपने कोई मतलब जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज वेरी लेस। अपने गारंटी तो मार्केट में ऐसे भी नहीं दे सकते, बट हाँ अपना ये बोल सकते हैं कि व्हाट यू आर आस्किंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज वेरी लेस और इज वेरी लो। नेक्स्ट, टाइम होराइजन, आपको कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करके रखना है। आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, शॉर्ट टर्म देख रहे हो, उसके हिसाब से आपका क्या टैक्स एक्सपोजर है। आप 30% का टैक्स ब्रैकेट में हो, 20% के टैक्स ब्रैकेट में हो, 10% के टैक्स ब्रैकेट पे हो, तो उसके बेसिस पे भी काम होता है। अब अपने आते हैं लिक्विडिटी नीड्स। लिक्विडिटी नीड्स क्या बोलता है कि आप अगर कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, तो आप जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे एसेट्स जो होते हैं उन लोग का लिक्विडिटी उतना नहीं होता। फॉर एग्जांपल फिजिकल रियल एस्टेट, ठीक है, तो उसमें अगर आपका कोई आपको घर बेचना भी है तो आपका बिड आस्क ही लैक्स के बीच में रहता है। उसके ऊपर जो बार्गेनिंग होता है वो अलग लैक्स का होता है। कोई 35 बोल रहा है, जो सेलर है वो 35 बोल रहा है, बायर बोलेगा 25-28। तो इस तरह का तो लिक्विडिटी है, राइट। तो रियल एस्टेट या फिर कोई भी और एसेट हो गया जिसमें लो लिक्विडिटी होता है, तो नॉर्मली क्या होता है इन लोग का रिटर्न जो एक्सपेक्टेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग लिक्विडिटी प्रीमियम भी जोड़ते हैं। आज रियल एस्टेट में पीपल इन्वेस्ट बिकॉज उसका रिटर्न तो कंपैरेटिवली थोड़ा हायर एक्सपेक्टेड होता है कंपेयर टू इक्विटी एंड अदर एसेट्स। व्हाई? बिकॉज वहां पे एक लिक्विडिटी प्रीमियम भी पीपल ऐड, राइट। आज अगर आपने होल्ड कर रहे हैं कोई एक ऐसा स्टॉक जो अपने को मालूम है आगे जाके हो सकता है सेल नहीं हो उस लेवल पे,
और वो कोई भी बोल रहा है कि आप साल का 10% इसमें कमा लोगे आराम से, बट अगर वो बिकेगा ही नहीं तो साल का 10% कमा के भी इट विल नॉट बी एज अट्रैक्टिव एज अदर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो अगर वो ये बोलेगा कि हाँ आप साल का 30-35% कमा लोगे इसमें, बट 3 से 4 साल का आपका टाइम होराइजन रहेगा, तो हो सकता है 3 से 4 साल में आपका पैसा 1.5 गुना या डबल हो जाए उस टाइप से, तब डेफिनेटली वी विल वांट टू check and analyze those types of investment। तो लिक्विडिटी नीड्स में क्या होता है ना कि जो भी हम लोग का पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव है, मैक्रो पर्सपेक्टिव जो अपने देख रहे हैं, मेजर एसेट्स उसमें एटलीस्ट हम लोग का लिक्विडिटी रहे, ताकि अगर हम लोग को जरूरत पड़े ड्यू टू एनी इमरजेंसी और अपना इनकम नीड्स जो अपने आगे पड़ेंगे, तो वो एसेट्स जो है वो आराम से फेयर वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे सेटल ऑफ हो जाए और हम लोग को लिक्विडिटी की वजह से ज्यादा लॉस नहीं हो, ठीक है। तो जो एसेट्स काफी हद तक लिक्विड है, जैसे कि उसमें साइड में चाहे तो लिख लो लाइक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाईएस्ट लिक्विडिटी होता है, राइट। स्टॉक्स हो गया, स्टॉक्स में काफी लिक्विडिटी रहता है, बॉन्ड्स में कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहता है इंडियन मार्केट्स में, बट फॉरेन मार्केट्स में वो भी लिक्विडिटी रहता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। रियल एस्टेट सबसे कम, माने बहुत कम लिक्विड होता है, तो उसमें लिक्विडिटी प्रीमियम भी ऐड होता है। हर एक एसेट में जिसमें लिक्विडिटी कम रहता है, एक लिक्विडिटी प्रीमियम इज एक्सपेक्टेड टू बी कॉम्पनसेटेड बाय राइट टू द इन्वेस्टर। अब आ जाओ अपना इनकम नीड्स। इनकम नीड्स क्या बोल रहा है कि आज अगर कोई मान लो इन्वेस्टर है, वो सपोज 60 ईयर्स का है, नाउ दैट पर्सन वो रिटायर हो गया, नाउ दैट पर्सन वो उसकी हर 3 महीना या 6 महीना में उसको 1-1 लाख रुपया उसका पोर्टफोलियो से निकल के उसके पास आ जाए, उसको घर खर्च चलाना या उसका मे बी मेंटेनेंस के लिए जो भी। तो ये सब जो भी बातें हैं, ये क्लाइंट सिर्फ मीटिंग में ही, फर्स्ट मीटिंग में ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर कि आपका क्या नीड्स है आपके हिसाब से। अगर मान लो कोई यंग है, उसका टाइम होराइजन है मे बी 10 ईयर्स, बट उसको ये मालूम है कि 3 साल बाद उसका जो बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो एमबीए करने जाएगा या कोई भी और कोर्स करने जाएगा, फॉरेन जाएगा, सो दैट वुड रिक्वायर अ ह्यूज सम। तो वो हो सकता है पहले ही बोल दे कि देखिए मेरा अभी 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है विच आई डू नॉट वांट टू टच इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, बट इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स एक इनफ्लो मेरे को लगेगा दैट कैन गो अप टू से 20 lakhs, बिकॉज मेरे को ये काम के लिए ये फीस ये लगेगा। तो इनकम नीड्स भी हो सकता है, राइट। लिक्विडिटी नीड्स में आ जाओ यूनिक सर्कमस्टेंसेस या फिर इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस। अब हो सकता है यूनिक सर्कमस्टेंसेस में कुछ कुछ इन्वेस्टर्स ये बोलेंगे कि सपोज करो कि देखो जो जो कंपनीज पोल्यूशन करते हैं ज्यादा, मेरा मन नहीं है कि आप ये सब में इन्वेस्ट करो एज अ मैनेजर, या फिर अगर कोई कंपनी सिगरेट बना रही है तो मेरा मन नहीं है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, राइट। अगर कोई कंपनीज पेड़ वेड़ काट रही है, डिफॉरेस्टेशन कर रही है, वहां पे अपने फैक्ट्रीज बना रही है, तो एज एन इन्वेस्टर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग माय मनी इन दोज कंपनीज, राइट। तो बहुत सारे लोगों के प्रेफरेंसेस होते हैं इन्वेस्टर्स के, कुछ कुछ इस तरह के भी प्रेफरेंसेस होते हैं, कुछ कुछ और भी तरीके के प्रेफरेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का कोई एक सेक्टर में एक्सपीरियंस खराब रहा हो, तो वो बोल देगा कि देखो सर आप लोग स्टील सेक्टर में मेरा इन्वेस्टमेंट मत करो, मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। तो अब ये सब जो इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस है, यूनिक सर्कमस्टेंसेस है, ये सब भी हम लोग को अपना आईपीएस जो हम ये अपने आगे का लाइन में पढ़ेंगे, जो शुरू का फर्स्ट मीटिंग है, वो सब हम लोग क्लाइंट से बात कर लेते हैं कि आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, आपका क्या मन है, आपका कोई रिस्ट्रिक्शंस है, या फिर क्लाइंट ये भी बोल सकता है अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो कि अबाउट 60% ऑफ माय इनकम ऑफ माय पोर्टफोलियो शुड बी इन्वेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। क्लाइंट ये भी बोल सकता है कि एटलीस्ट आप 30%, 60%, 40% आप मेरा पोर्टफोलियो का अमाउंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करो, बाकी आपको जहां इन्वेस्ट करना है आप करो आपके हिसाब से, दैट यू कैन लुक इनटू। क्लाइंट ये भी बोल सकता है। तो ये सब जो भी हमारा RRTT LLU है, प्लानिंग स्टेप में है, ये सब हम लोग रिटन डाउन कर लेते हैं कहाँ पे, एक आईपीएस में। देखो दिस एनालिसिस, ये पूरा एनालिसिस करके हम लोग समझ के एक आईपीएस बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। पॉलिसी स्टेटमेंट मतलब किस तरह इन्वेस्टमेंट होगा, उसका वो किस तरह क्या पॉलिसीज और प्रोसीडियर से अपने करेंगे, उसका एक स्टेटमेंट बनाएंगे। दैट डिटेल्स द इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स, क्या क्या उसका मर्जी है कि क्या क्या वो सोच रहा है, ये कर लूंगा, ये कर लूंगी, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। एंड कंस्ट्रेंट्स, अगर उसने कुछ लिमिट अपने ऊपर डाल रखा है तो एक और लिमिट क्या डाल सकता है कि सपोज मेरा पोर्टफोलियो जो है 10% से ज्यादा लॉस एक साल में नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो एक बार आप ट्रेडिंग आपका स्टॉप कर लो, उस टाइप से भी कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। इट शुड आल्सो स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क, जैसे इंडेक्स रिटर्न अगेंस्ट व्हिच द सक्सेस कैन बी मेजर्ड। अब क्लाइंट ये बोल सकता है कि आप मेरे को साल का 15% रिटर्न कम से कम दो, दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट।
तो ये हो गया अपना बेंचमार्क, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट बेंचमार्क। ठीक है, अगर सपोज कोई बोल रहा है कि यार नहीं, आपने खाली निफ्टी का जो रिटर्न है आप उसके हिसाब से कंपेयर करो, अगर आप निफ्टी से ज्यादा लाते हो तो मैं बहुत खुश हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव बेंचमार्क। तो बेंचमार्क जो है वो दो तरीका से हो सकता है, एक होता है एब्सोल्यूट बेंचमार्क जहाँ पे वो नंबर स्पेसिफाई कर देता है, एक होता है रिलेटिव बेंचमार्क जहाँ पे वो तुम्हारा इंडेक्स को स्पेसिफाई कर देता है जिसको तुमको आउट परफॉर्म करना है, राइट। तो ये सब अपना आईपीएस में लिखा होता है। The IPS should be updated at least every few years and at any time the investor's objective and constraints change significantly। आज अगर कोई इन्वेस्टर है या कोई क्लाइंट है जिसका मान लो सबसे पहले उसको उसको शुरू शुरू में ये चाहिए था कि साल का 12% आ जाए तो वो बहुत खुश है, अब अचानक वो फोन करके बोल रहा है 2-3 साल हो गया कि नहीं नहीं अब साल का 12% से नहीं चलेगा, मेरे को 16% चाहिए। तो जब ये सब कुछ होता है ना तो आईपीएस जो है वो आपका अपडेटेड हो जाना चाहिए, राइट। अगर उसका सपोज रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गया, सपोज वो बोल रहा है कि नहीं आप 20% खाली रिन्यूएबल एनर्जी में शुरू में डालने का बात था, अब 2 साल हो गया अब आप 30% डाल के रखो, तो ये सब जो कंस्ट्रेंट्स हो गए जहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस आता है या क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स में कुछ चेंजेस आता है, तो ये सब में हमेशा हम लोग को आईपीएस एक अपडेटेड रखना पड़ता है, राइट। अब आ जाइए स्टेप 2 में। स्टेप 2, अभी ऊपर हम लोग का सब प्लानिंग हो गया कि इस तरह से करना है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उस टाइप से हम लोग का क्या रिटर्न है, क्या रिस्क है, हम लोग ने सब प्लान कर लिया। अब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कौन सा एसेट क्लास में हम लोग इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इक्विटी में करें, बॉन्ड में करें, कमोडिटी में करें, रियल एस्टेट में करें, सब में थोड़ा थोड़ा करके करें, क्या बेसिस पे करें, यहाँ पे अब अपना एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है। देखो, the execution step involves an analysis of the risk and return characteristics of various asset classes, अलग-अलग asset classes, to determine how funds will be allocated to these asset classes. Often, in what is referred to as a top-down analysis, a portfolio will examine क्या current economic conditions and forecast of macroeconomic variables जैसे जीडीपी ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, कंट्री के बारे में मोटा मोटी कंट्री का क्या इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस है। पहले टॉप डाउन में हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा एंड देन वी गेट एकदम डिटेल में कंपनी से, बॉटम अप से सीधा कंपनी से स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग ऊपर जाते रहेंगे तुम्हारा कंट्रीज पे, राइट। तो टॉप डाउन एनालिसिस में देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इकोनॉमिक कंडीशंस, ये वाला मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करंट इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे, जैसे जीडीपी ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, फोरकास्ट हो गया, राइट, और इंटरेस्ट रेट्स हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द रिजल्टिंग पोर्टफोलियो इज टिपिकली डाइवर्सिफाइड अक्रॉस एसेट क्लासेस, जैसे कैश हो गया, फिक्स इनकम हो गया, इक्विटीज हो गया, हेज फंड्स हो गया। अब मान लो आफ्टर आवर टॉप डाउन एनालिसिस हम लोग को लग रहा है कि यार 2-3 सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, राइट, फॉर द नेक्स्ट फोरसीएबल फ्यूचर। तो हम लोग का क्या मेन ट्राई ये रहेगा कि वो सब सेक्टर्स में आप लोग जितना ज्यादा हो सके इन्वेस्ट करके चले कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, राइट। तो इस बेसिस पे हम लोग का एग्जीक्यूशन होता है टॉप डाउन एनालिसिस में। Once the asset class are determined, portfolio managers may attempt to identify the most attractive securities within the asset class. अब for example मेरा व्यू है कि कंट्री के हिसाब से इक्विटी विल आउटपरफॉर्म बॉन्ड्स एंड अदर एसेट क्लासेस इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। अब उस इक्विटी में मैं कौन सा एसेट्स में इन्वेस्ट करूं, सपोज मैं सेक्टर्स में पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करूं, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करूं, फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करूं, फिर वो मैं वो निकालूंगा। उसके बाद कौन से स्टॉक्स में मेरे को इन्वेस्ट करने हैं, जैसे फाइनेंस में सपोज मैं बजाज फाइनेंस में डाल रहा हूँ, अगर पावर सेक्टर में हो सकता है मैं टाटा पावर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये सब में मैं कौन से में इन्वेस्ट करूँ। तो वहाँ पे हम लोग एकदम ऊपर से टॉप डाउन में पहले जीडीपी ग्रोथ से लेके आ रहे थे, इकोनॉमिक कंडीशंस देख रहे थे, उसके बाद हम लोग ने एसेट क्लासेस देखा, एसेट क्लासेस के बाद हम लोग ने सेक्टर्स देखा, और सेक्टर्स के बाद हम लोग इंडिविजुअल एसेट्स में देख रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे देख रहे हैं, राइट। Security analysis use model valuations for securities to identify those that appear undervalued in what is termed as a bottom up securities. Bottom up में पूरा उल्टा होता है, यहाँ पे चाहे तो साइड में लिख लो टॉप डाउन बॉटम अप। टॉप डाउन में रहेगा तुम्हारा सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशंस, एग्जांपल जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स। उसके बाद अपना आ जाता है तुम्हारा कंट्री नहीं, टॉप डाउन यहाँ पे चाहे तो 2 कॉलम बना लो, टॉप डाउन हो गया, बॉटम अप हो गया। टॉप डाउन में सबसे पहले हम लोग करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे अपना जीडीपी ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया। उसके बाद हम लोग कैटेगराइज करते हैं एसेट क्लासेस पे, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं सेक्टर एनालिसिस पे, उसके बाद हम लोग आते हैं इंडिविजुअल पे। बॉटम अप में पूरा उल्टा होता है, इंडिविजुअल पहले होता है,
इंडिविजुअल के बाद हम लोग सेक्टर एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग एसेट क्लास एनालिसिस करते हैं एंड उसके बाद हम लोग कंट्री एनालिसिस करते हैं। आफ्टर द एग्जीक्यूशन पार्ट इज डन, अब हम लोग देख रहे हैं हम लोग कितना सही थे कितना गलत थे। उसके बाद हम लोग सपोज हम लोग का ये रूल है कि इक्विटी शुड बी 70% एंड फिक्स्ड इनकम शुड बी 30%। नाउ आफ्टर 1 ईयर हैज पास्ड, तो देखो इक्विटी में वैल्यू अप डाउन होगा, फिक्स्ड इनकम में जो भी है उसमें भी वैल्यू अप डाउन होगा। तो जो स्टार्टिंग में परसेंटेज था 70-30, ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइस वो 70-30 हो सकता है नहीं रहा हो, तो वो अपने को रीबैलेंस भी करना पड़ेगा। तो ये सब पार्ट जो है अपना फीडबैक स्टेप में आता है। देखो, feedback is the final step. Over time, investor circumstances will change. Risk and return characteristics of asset class will also change. हो सकता है जो पहले स्मॉल कैप था वो मिड कैप में चला गया हो। And the actual weights of the assets will also change. आज प्राइसेस चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वेट्स भी चेंज होंगे अपने आप ही, राइट। कोई अगर 100 रुपए का था तो हो सकता है वो 2% का वेटेज है पूरा पोर्टफोलियो में। अब यही वो 100 से 200 हो गया तो हो सकता है ना वो 3% हो गया पूरा पोर्टफोलियो के बेसिस पे। तो वही बोल रहा हूँ, the portfolio manager must monitor these changes and rebalance the portfolio periodically in response, adjusting the allocations to various asset classes back to the desired percentages. The manager must also measure portfolio performance and evaluate relative to the return on the benchmark identified in the IPS. लास्ट में यही बोला है कि हम लोग पहले ये भी लास्ट में ये भी देखेंगे कि जो बेंचमार्क हम लोग का था, चाहे वो एब्सोल्यूट बेंचमार्क हो या रिलेटिव बेंचमार्क हो, हम लोग ने उसको बीट किया है एज अ मैनेजर या नहीं, ये भी हम लोग फीडबैक स्टेप में देखेंगे। सो दिस वाज इट फॉर 85B। नेक्स्ट क्लास हम लोग 85C से स्टार्ट करेंगे।